इससे पहले दोस्तों ट्रांसफार्मर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आप जरूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब का हमारे को इंतजार रहता है और उससे हमारा हौसला बुलंद होता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो वाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो आपूर्ति से जुड़ी होती है, सप्लाई से जुड़ी होती है। सेकेंडरी जो लोड से कनेक्ट होती है, लोड से जुड़ी होती है। प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो उनके मध्य कोई इलेक्ट्रिकल विद्युतीय संबंध नहीं होता है, ओनली मैग्नेटिक ओवेनिस्ट लिंक जरूर होता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में 180 डिग्री का कलांतर होता है, यानी कि 180 डिग्री के अंतर पर दोनों वाइंडिंग जो है स्थापित की जाती हैं, आबद्ध की जाती हैं। जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसके बीच प्राइमरी व जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उन दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतर होता है। और 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी भी प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में 180 डिग्री का ही अंतर होता है। परंतु जो 3 फेज जो ट्रांसफार्मर होते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप के हो, चाहे स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार या स्टार स्टार, कोई भी कनेक्शन है उनके, लेकिन उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो परस्पर, उनके प्राइमरी वाइंडिंग जो है वो तीनों वाइंडिंग प्लस परस्पर 120 डिग्री के कलांतर पर स्थापित होती हैं। और सेकेंडरी भी प्रत्येक वाइंडिंग अगर पूछी जाए तो 120 डिग्री के अंतराल पर स्थापित की जाती हैं। तो ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर प्राइमरी की बात करें, तीनों परस्पर तीनों वाइंडिंगों की बात करें, तीनों वाइंडिंग तो तीनों वाइंडिंग के मध्य 120 डिग्री का अंतर होता है, चाहे वो प्राइमरी की बात करें चाहे वो सेकेंडरी की बात करें। प्राइमरी तीनों वाइंडिंगों के मध्य 120, सेकेंडरी तीनों वाइंडिंगों के मध्य भी 120 डिग्री का कला अंतर होता है। ये वाइंडिंग जो है SE सुपर इनेमल्ड या रोगन रोधित तांबे के वायर से लपेटी जाती है। और वाइंडिंग जो होती है इसमें A या E टाइप का रोधन होता है। और ये रोधन जो है ये मध्यम टाइप का इंसुलेशन कहलाता है। किस टाइप का इंसुलेशन कहलाता है? मध्यम वर्ग का इंसुलेशन कहलाता है। ये वाइंडिंग जो है ट्रांसफार्मर का ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। और उसके बाद में दोस्तों वाइंडिंग के पश्चात जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका है कोरोन, जो हमने ट्रांसफार्मर पार्ट 2 में आपको समझाया था। कोरोन जो होती है वो सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए कोरोन को सिलिकॉन की 3% मात्रा मिलाई जाती है, और ज्यादा अगर इसमें सिलिकॉन की मात्रा मिला देंगे तो इसमें भंगुरता दोष जो स्टेपिंग प्रक्रिया को दुरुस्त करेगा, यानी कि प्रॉब्लम पैदा करेगा। कोरोन में लेमिनेशन किया जाता है या कोरोन को लेमिनेटेड किया जाता है, पटलीकरण किया जाता है, वो एडी क्षति या भंवर लॉस को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये कोरोन सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। अगर ऑप्शन में न हो कि बताइए ट्रांसफार्मर की कोरोन किससे बनी हो, और आपने रट रखा है ओनली फॉर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से, और इसमें ये ऑप्शन ही न हो तो ध्यान रखना कोरोन जो है CrGO इस्पात, CrGO इस्पात का अर्थ होता है कोल्ड
रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, यानी कि मैं निम्न में बोलूं तो शीतलित वेलित ग्रेन अभिनय पदार्थ से बनाई जाती है। दोबारा से सुन लें, ट्रांसफार्मर की क्राउन सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड पत्तियों से बनाई जाती है। अगर ये ऑप्शन में न हो तो हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्राउन CRGO इस्पात कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से भी बनाई जाती है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग जो होती है उसको लपेटने के लिए मैंने पहले आपको बता दिया, रोगन रोधित तांबे का वायर प्रयोग किया जाता है और उसकी साइज जो होती है वो मापने के लिए दो पद्धति काम में ली जाती है। पहली मीट्रिक प्रणाली और दूसरी ब्रिटिश प्रणाली। तार की साइज दो तरीके से मापी जाती है, एक मीट्रिक और एक ब्रिटिश। तो मीट्रिक में तार की साइज जो है दोस्तों, मीट्रिक में तार की साइज को mm में व्यक्त किया जाता है। और अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश में ट्रांसफार्मर तार की साइज को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ब्रिटिश में हम बोलेंगे SWG में। ब्रिटिश प्रणाली में तार की साइज को SWG में व्यक्त की जाती है। और मीट्रिक प्रणाली में तार की साइज मापने के लिए माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर। और ब्रिटिश प्रणाली में तार की साइज को मापने के लिए स्टैंडर्ड वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। और स्टैंडर्ड गेज से तार की साइज मापते समय ध्यान रखना चाहिए कि तार न ढीला और न कसा होना चाहिए। वाइंडिंग और क्रोन के पश्चात आता है दोस्तों ट्रांसफार्मर तेल जिसको बोलते हैं ऑयल। ट्रांसफार्मर तेल का कार्य होता है शीतलता और रोधनता प्रदान करना, यानी कि ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को ठंडा रखना और इसके इंसुलेशन को बनाए रखना। तो ट्रांसफार्मर का कार्य अगर पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर तेल का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर तेल का कार्य है शीतलता और रोधनता प्रदान करना। ये ट्रांसफार्मर तेल जो है दोस्तों कई प्रकार का होता है, जैसे खनिज तेल। ये खनिज तेल एक विशेष ग्रेड का एक मिनरल ऑयल होता है दोस्तों। ये ज्वलनशील होता है। अगर इसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा बढ़ जाए तो इसमें आग लग सकती है। तो इसलिए खनिज तेल का प्रयोग ऐसे ट्रांसफार्मर में करना चाहिए जहां पर ट्रांसफार्मर पर लोड कम हो और वहां का वातावरण टेम्परेचर कम हो। तो इस खनिज तेल ट्रांसफार्मर का उपयोग वितरण ट्रांसफार्मर में किया जाता है। वितरण ट्रांसफार्मर, आपको पूछा जाएगा कि वितरण ट्रांसफार्मर में किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि वितरण ट्रांसफार्मर में खनिज तेल का प्रयोग करते हैं। खनिज तेल के बाद में दोस्तों जो तेल होता है उसका नाम होता है सिलिकॉन द्रव्य। ये जो सिलिकॉन जो तेल होता है ये अज्वलनशील होता है, अज्वलनशील। इसलिए इसका उपयोग ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर वातावरण टेम्परेचर कुछ अधिक हो, जैसे खदानों में और सुरंगों में। उसके पश्चात जो तेल आता है वो होता है हाइड्रोकार्बन द्रव्य। ये भी दोस्तों अज्वलनशील होता है और इसका भी उपयोग ऐसी जगह पे किया जाता है जहां पर एम्बिएंट टेम्परेचर या वातावरण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, जैसे कोयला खदान या रेगिस्तान या सुरंगों में। दोस्तों
इस सिलिकॉन द्रव्य और हाइड्रोकार्बन द्रव्य को मिलाकर एक तेल बनाया जाता है जिसको अपन कहते हैं सिंथेटिक ऑयल, सिंथेटिक तेल। ये तेल दोस्तों सिलिकॉन द्रव्य और हाइड्रोकार्बन द्रव्य को मिलाकर बनाया जाता है और ये तेल जो होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और इसका उपयोग जो होता है वो खदानों में, कोयला खदानों में या बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर वाले स्थानों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो तेल होता है ट्रांसफॉर्मर तेल होता है दोस्तों, इसमें एक जैविक मिश्रण मिलाया जाता है, जैविक मिश्रण मिलाया जाता है और उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ट्रांसफॉर्मर तेल में कौन सा जैविक मिश्रण मिलाया जाता है। अगर वो नहीं मिलाया जाएगा तो ट्रांसफार्मर का तेल जल्दी से खराब हो जाएगा, जल्दी जल्दी आग पकड़ने लग जाएगा, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ गिरने लग जाएगी, उसका लेवल जल्दी जल्दी से घटने लगेगा। आते ही आप ट्रांसफार्मर तेल को नाप के डालते हैं तो ये नाप याद रखना। जैविक मिश्रण जो होता है नेफ्थ से होता है दोस्तों, नेफ्था, नेफ्था नया, इसको नेफ्थालीन भी कहते हैं, नेफ्थालीन भी कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आपका ए से पैराफिन, पैराफिन, पैराफिन। ट्रांसफॉर्मर तेल में जैविक मिश्रण के रूप में क्या मिलाया जाता है तो ध्यान रखना, नाप, नाप का मतलब है नेफ्था या नेफ्थोलीन, एरोमेटिक्स और पैराफिन, पैराफिन। ये तीन टाइप के जैविक मिश्रण मिलाए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर तेल में जैविक मिश्रण के रूप में नेफ्था, एरोमेटिक्स और पैराफिन मिलाया जाता है। ये जो तेल होता है इसमें नमी प्रवेश न कर जाए और नमी प्रवेश अगर कर जाएगी तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगी और तेल खराब हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मर तेल की समय समय पर जांच की जाती है और ट्रांसफॉर्मर तेल के कई परीक्षण किए जाते हैं। तो यहां से आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। दोस्तों सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो होता है आपका फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड टेस्ट ऑफ इंसुलेशन ऑयल। दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है करेकल टेस्ट, करेकल टेस्ट। तीसरा होता है डाइलेक्ट्रिक टेस्ट और चौथा होता है वो होता है एसिडिटी टेस्ट। निम्न में से कौन सा टेस्ट ट्रांसफॉर्मर में नहीं किया जाता है या किया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर मुख्यतः 4 टाइप के परीक्षण किए जाते हैं, फील्ड टेस्ट, करेकल टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी टेस्ट। ये फील्ड टेस्ट क्या होता है तो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल होता है उस ऑयल की एक बूंद पानी के अंदर गिराई जाती है, एक बूंद पानी के अंदर गिराई जाती है। अगर तेल फैल जाता है, तेल बहुत ज्यादा फैल जाता है, इस टाइप से फैल जाता है तो ये ट्रांसफॉर्मर के लिए अनुपयुक्त है, खराब है। और अगर इस एक बूंद ट्रांसफॉर्मर तेल की एक बूंद अगर गिराई जाए इस पानी के अंदर, ये पानी रखा जाता है
एक टेस्टिंग किट होता है, उसके अंदर पानी रहता है और उसमें एक बूंद तेल की गिराई जाती है और इस बूंद की साइज 15 से 18 mm से ज्यादा न हो, 15 से 18 mm से ज्यादा इसका फैलाव न हो तो ये इसका फील्ड टेस्ट जो है वो अच्छा है। यानी कि अगर ये तेल, जैसे ही तेल की बूंद इस पानी में गिराई जाएगी और चपटा की तरह फैल जाएगा तो ये खराब है। और अगर इसको, इस तेल की बूंद अगर पानी के अंदर गिराई जाए और इस बूंद की साइज 15 से 18 अगर mm से ज्यादा नहीं है तो तेल अच्छा है। दूसरा होता है करेकल टेस्ट। करेकल टेस्ट में क्या होता है, ये एक पानी का बीकर होता है, इस बर्तन में तेल की एक एक बूंद को गिराया जाता है और ये पानी जो होता है दोस्तों गर्म पानी होता है। अगर तेल में बहुत ही ज्यादा ये तेल की बूंद इस गर्म पानी में जैसे ही डाली जाती है और तेल में बहुत ज्यादा चटकने की आवाज आती है तो ये तेल खराब है, और चटकने की आवाज नहीं आए तो तेल अच्छा है। इसको कहते हैं करेकल टेस्ट। तीसरा होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापने के लिए एक ऑयल टेस्टिंग किट होता है और इस ऑयल टेस्टिंग किट के माध्यम से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापी जाती है। और तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर 30 kV प्रति mm से ऊपर है तो तेल नहीं बदला जाएगा, तेल ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV प्रति mm से कम आती है तो तेल को दोबारा से फिल्ट्रेशन करने की जरूरत होती है और फिल्ट्रेशन करने के बाद में पुनः फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मापी जाती है। अगर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV प्रति mm से बढ़ जाती है तो अच्छा है, और अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 kV प्रति mm से नहीं बढ़ती है तो इस तेल को जो है बदलना पड़ता है। एक होता है एसिडिटी टेस्ट। एसिडिटी टेस्ट का मतलब है अम्लता परीक्षण। अगर इसमें एसिडिटी यानी कि अम्लता अगर ट्रांसफार्मर तेल में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो इंसुलेशन है उसको खराब कर सकती है, तो अम्लता परीक्षण भी ट्रांसफार्मर तेल के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले मेन टैंक होता है दोस्तों। ये मेन टैंक जो होता है ये MS प्लेट से बना होता है। MS प्लेट का मतलब है माइल्ड स्टील की प्लेट से बना होता है, जो एक संविंचरक टैंक होता है। ये टैंक जो होता है ये जितने भी ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं, कोर है, तेल है, उस सब को आबद्ध इसी में ही किया जाता है। ये MS प्लेट से बनाया जाता है, माइल्ड स्टील की प्लेट से बनाया जाता है। एक संविंचरक टैंक होता है, इस टैंक में ही कोर को आबद्ध किया जाता है और कोर के पश्चात इसमें वाइंडिंग लपेटी जाती है और वाइंडिंग कोर पर स्थापित की जाती है और इसमें ट्रांसफार्मर का ऑयल भर दिया जाता है। यहां तक को आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है। उसके पश्चात इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है और ऊपर कंजर्वेटर पाइप लगा दी जाती है और उसके पश्चात इस पर एक ढोलक नुमा एक टैंक लगा दिया जाता है जिसको अपन कहते हैं कंजर्वेटर टैंक, संरक्षण टैंक। और ये संरक्षण टैंक जो होता है दोस्तों आधे से ज्यादा तक ये तेल से भरा जाता है और उसका मुख्य कार्य होता है जैसे ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष आता है तो ट्रांसफार्मर का तेल जो है खोलने लगता है और खोलने लगता है तो उसमें एक प्रसार होता है। प्रसार गर्म तेल जैसे ही उसमें प्रसार होता है तो ये जो खाली स्थान जो होता है उस प्रसार हुए तेल को जगह प्रदान करता है। और जैसे ही ट्रांसफार्मर में फॉल्ट दूर होता है, तेल ठंडा होता है तो उसमें संकुचन होता है, वापिस से इस ये जो तेल है इसका स्तर वापिस से इसमें गिरने लगता है और वापिस से इस मेन टैंक में जो है तेल का स्तर बना रहता है। तो आपको यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो संरक्षक टैंक होता है, ये जो मेन ये कंजर्वेटर जो टैंक होता है इसका कार्य क्या है।
तो दोस्तों फिर से एक बार बता देता हूं, ये ढोलक नुमा आकृति का ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंकी के ऊपर स्थापित होता है और ये आधे से ज्यादा तेल से भरा होता है। इसका मुख्य कार्य होता है मुख्य टैंक में तेल प्रसार व संकुचन को नियंत्रित करना। अगर ये कंजर्वेटर ना होना तो जैसे ही ट्रांसफॉर्मर तेल में खोल हो गया, ट्रांसफॉर्मर तेल गर्म होगा तो वो फट सकता है, तो इसका फट भी सकता है। और अगर ये कंजर्वेटर टैंक ना होगा तो तेल का संकुचन और प्रसार जो होगा उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो मेन टैंक में तेल के प्रसार को, संकुचन और प्रसार को कंट्रोल करने के लिए ये कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। इसका और भी कार्य है, मेन टैंक को फटने से बचाता है और मेन टैंक में जो तेल होता है उसमें नमी को आने से भी ये रोकता है। लेकिन मुख्य कार्य जो होता है वो है कि मुख्य टैंक में तेल प्रसार व तेल के संकुचन को कंट्रोल करना होता है। इस कंजर्वेटर के साथ में एक जुड़ा रहता है ब्रीदर, जिसको समाशक बोला जाता है। इस मेन टैंक के तेल में नमी ना आ जाए, उस नमी को रोकने के लिए एक कंजर्वेटर के साथ एक ब्रीदर जोड़ा जाता है। और ये ब्रीदर, ये जो समाशक जो होता है, इसका कार्य क्या होता है? ब्रीदर या समाशक जो होता है इसका कार्य होता है कि जैसे ही ट्रांसफॉर्मर के मेन टैंक में प्रसार होगा, तेल में तेल गर्म होगा तो उसमें एक भाप प्रेशर बढ़ेगा और जो वायु है जो बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे सामान्य स्थिति होगी उस टाइम पे ट्रांसफॉर्मर का तेल ठंडा होगा तो वापस से इसमें वातावरणीय जो वायु है वो वापस से इसमें प्रवेश करेगी और उस वायु के साथ नमी प्रवेश न कर जाए, नहीं तो आपके तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। उस नमी को प्रवेश करने से रोकना ही इस समाशक का कार्य होता है। तो समाशक का कार्य वायु में से नमी को अवशोषित करना। जो आपकी जैसे ही ट्रांसफार्मर सांस लेगा तो उस वायु में नमी न चली जाए, उस नमी को अवशोषित करना ही समाशक का कार्य है। वायु में से नमी को अवशोषित करना ही आपके समाशक का ब्रीदर का कार्य होता है। इस ब्रीदर में नमी को अवशोषित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ भरा जाता है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम जो होता है वो होता है सिलिका जेल। ब्रीदर में वायु में से नमी को अवशोषित करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ रखा जाता है जिसका नाम होता है सिलिका जेल। और ये सिलिका जेल केवल काम करती है, नमी को अवशोषित करती है। लेकिन वायु में नमी भी होती है और धूल के कुछ कण भी होते हैं। धूलीय कणों को रोकने के लिए इस ब्रीदर के नीचे एक कप जैसी आकृति का एक कटोरी लगा होता है और उसमें तेल भरा रहता है। उस कटोरी का काम होता है कि उस कटोरी में तेल भरा होता है और वो जो कटोरी उसका कार्य होता है वो होता है कि जो वायु में जो नमी होगी उसको तो सिलिका जेल अवशोषित कर लेगी, लेकिन उस वायु में जो वायु धूल के कण होंगे उसको अवशोषित करने के लिए इस सिलिका जेल के नीचे कटोरे में तेल भरा जाता है। लेकिन इस सिलिका जेल जब ये नई होती है तो इसका एक विशेष रंग होता है जिससे काफी क्वेश्चन आते हैं कि सिलिका जेल जब नई होगी, आर्द्र होगी, जीवित होगी तो उसका कलर कैसा होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा बंदे कंफ्यूज होते हैं। जब ये नई होगी, नई या जीवित होगी या
शुष्क होगी तो उस टाइम पे इसका कलर हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है, हल्का नीला होता है। अरे सिलिका जेल का रंग कैसा होगा? अगर वो जीवित है तो नीला, लेकिन ये जैसे ही मृत हो जाती है या आर्द्रता युक्त हो जाती है, आर्द्रता युक्त हो जाती है तो ये खराब हो जाएगी। खराब होने के पश्चात इसका रंग जो होगा वो होगा हल्का गुलाबी, हल्का गुलाबी सफेद, हल्का गुलाबी सफेद। दोस्तों बच्चों के जो डायपर होते हैं उसमें भी सिलिका जेल होती है, आप देख लेना। वो जब सही होता है तो उसका रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है, और जैसे ही वो गीला हो जाता है तो उस डायपर का जो कलर है वो हल्का गुलाबी सफेद हो जाता है। और वही डायपर में जो सिलिका जेल होती है वही जेल ट्रांसफार्मर में भरी जाती है। अब इस ट्रांसफार्मर में तेल के प्रसार और संकुचन को कंट्रोल करता है कंजर्वेटर, और तेल में नमी न चली जाए उसको कंट्रोल करता है आपका ब्रीदर, और तेल में नमी के अलावा धूल न चली जाए उसको करता है ये सिलिका जेल में। सिलिका जो ये ब्रीदर जो होता है इसके नीचे लगा एक कप होता है, उसमें जो ऑयल भरा जाता है वो वायु धूल कणों को अवशोषित कर लेता है। उसके पश्चात ऑयल अगर उसमें बहुत ज्यादा, ऑयल में बहुत ज्यादा अगर प्रसार होता है, अगर वो फैलता है, अगर उसमें उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो फट जाएगा। अगर तेल में आंतरिक दोष आएगा तो तेल गर्म होगा और गर्म होकर उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा और वो फट सकता है। तो उसको फटने से बचाने के लिए एक होता है विस्फोटक द्वार, जिसको आप एक्सप्लोजन वेंट भी कहते हैं। इसके आगे एक गलनीय टाइप का प्लग लगाता है, बहुत कमजोर पार्ट लगा होता है। जैसे ही इसके अंदर अनावश्यक टेम्परेचर बढ़ता है, बहुत ही ज्यादा सामान्य से ज्यादा प्रेशर बढ़ता है, तो उस टाइम पर ये डायफ्राम जो है ये फट जाता है और अनावश्यक ब्लास्ट होने से बचा देता है। आज समय का अभाव है, अपनी क्लास यहीं तक होगी। बाकी जो टॉपिक हैं वो अगली वीडियो में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।